Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is geometric method. Actually, we already have discussed various topics under the one major topic, which was about the measurement of elasticity of demand. So this topic is also an extension of our previous lectures: total outlay or expenditure method, flex or percentage method, and two topics under formula method, that was about point elasticity of demand and arc elasticity of demand. So in today's lecture we will discuss graphic or geometric method. Students, graphically demand curve can be of two different shapes. या तो ये लीनियर होगा या फिर ये नॉन लीनियर होगा. हमारे पास जो आज के इस डिस्कशन के लिए है वो है लीनियर या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का, और वो डिमांड कर्व स्ट्रेच हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ, और इस पर मुख्तलिफ हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं ए, बी और सी, जिन पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट करना है. इम्पॉर्टेंटली ये पॉइंट ए, बी और सी तीनों ही वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड को शो करते हैं. मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट P1 और Q1 के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है कि जब प्राइसेस P1 थी तो क्वांटिटी डिमांड Q1 थी. अच्छा, प्राइसेस जब गिरकर P2 हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़कर Q2 हो गई. उसी तरह प्राइसेस मजीद गिरकर जब कम हुई और P3 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और Q3 के इक्विवेलेंट हो गई. तो हमें ये तीन पॉइंट्स हासिल हुए ए, बी एंड सी. अब इनके अगेंस्ट हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है यूजिंग वर्टिकल एक्सिस फार्मूला. अब हम सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट ए. स्टूडेंट, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के जो वेरिएबल हैं उन्हीं ही को कंसिडर करना है. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के वेरिएबल कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि फार्मूला इज अबाउट वर्टिकल एक्सिस. तो लिहाजा वही वेरिएबल जो वर्टिकल एक्सिस पर गिवन है P1, P2, P3 एंड E, इन्हीं को ही आप कंसिडर करेंगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वेरियस पॉइंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एट पॉइंट ए पर जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम डिस्टेंस देखते हैं O से लेकर P1 का और P1 से E तक का. बेसिकली P1 का डिस्टेंस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि A के कॉरेस्पॉन्डेंट वेरिएबल जो है वो प्राइस का P1 है. तो OP1 न्यूमरेटर बन जाएगा और P1E जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. जैसा कि अपेरेंटली यहाँ पर है कि न्यूमरेटर का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा और डिनोमिनेटर का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर. तो जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है. मिसाल के तौर पर न्यूमरेटर हमारे पास 20 है और डिनोमिनेटर उससे छोटा है 10 है, तो आंसर हमारे पास जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो आंसर 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है. तो उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हमने क्या करना है, OP1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा. P1E ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब OP1 ग्रेटर है P1E से डिनोमिनेटर से, तो लिहाजा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगी. जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है स्टूडेंट्स तो वो केस इलास्टिक डिमांड का होता है. अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डेंट जो वेरिएबल पॉइंट है वो हमारे पास P2 है. ठीक है स्टूडेंट, तो ओरिजिन से लेकर P2 ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और P2 से E तक का डिस्टेंस ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. मतलब अगर इन टर्म्स लॉजिकली हम इसे लिखें तो मेंशन इस तरह होगा, PD इक्वल टू है OP2 न्यूमरेटर और P2E डिनोमिनेटर. अब देखा जाए तो OP2 और P2E के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है. लिहाजा हम कह सकते हैं कि OP2 इज इक्विवेलेंट टू P2E, जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है. OP2 इक्वल है P2E के. अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हों तो जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है.
मिसाल के तौर पर न्यूमरेटर में भी 10 है, डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो जब हम इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 के इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि OP2 न्यूमरेटर है और P2E डिनोमिनेटर है और दोनों इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और जब ED इक्वल्स टू 1 आती है तो वो यूनिटरी इलास्टिक होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स C, और C के अगेंस्ट या उसकी कॉरस्पॉन्डेंट जो वैल्यू हमें वेरिएबल की गिवन है वो P3 की है। तो हमने क्या देखना है कि OP3 और P3E, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा OP3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा P3E, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। ED इक्वल्स टू है OP3 एंड P3E डिनोमिनेटर में। अब जैसा कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि OP3 इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इज लेसर देन दैट ऑफ P3E, क्योंकि P3E का डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और OP3 का डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है। तो न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है डिनोमिनेटर से, जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। OP3 इज लेस देन P3E। अब जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो डेसिमल्स में आएगा या लेस देन 1 में आएगा। मिसाल के तौर पर न्यूमरेटर में आपके पास 1 गिवन है और डिनोमिनेटर में आपके पास 10 गिवन है, तो 10 इज ग्रेटर देन 1 या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास लेस देन 1 में आएगा या पॉइंट्स में आएगा। जब OP3 इज लेस देन P3E होगी, मतलब ये हुआ कि जब न्यूमरेटर इज लेसर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 आएगी। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो स्टूडेंट, तो उसका ये मतलब होता है कि केस इन इलास्टिक डिमांड का है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।